हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट्स को अपनी बॉडी से वाटर बाहर निकालना होता है। बदले में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक के साथ में कनेक्टेड रहती है। बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, इसके लिए आपको एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक लीफ है और इस लीफ के ऊपर आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, एकदम माइन्यूट पोर्स होते हैं ये। दीज आर स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है, माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यदि आप इस लीफ को इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन करेंगे कि किसी स्टोमेटा से होते हुए ये गुजर जाए ऐसे करके, तो आपको इसके ट्रांसफर सेक्शन में क्या चीज दिखाई देगी वो मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी लीफ में सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको एक सिंगल सेल थिक लेयर, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे आपको क्यूटिकल ऊपर आपको क्यूटिकल दिखाई देती है। क्यूटिकल एक पतली सी लेयर का नाम है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, और ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ग्रीन सेल्स की ऐसी लेयर दिखाई देती है, इसको बोलते हैं अपन पैलिसेड टिश्यू, पैलिसेड सेल्स। दीज आर नोन एज पैलिसेड सेल्स। पैलिसेड का मतलब होता है पोल, खंबा। तो ये सेल्स हैं वो जिस तरीके से अरेंज्ड हैं, इनके बीच में गैप नहीं है, ये पोल्स की तरह एक दूसरे से सटी हुई है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। और इनके अंदर जो मैं अभी ये डॉट्स बना रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, यहां पे ग्रीन सेल्स होती हैं। इन सेल्स के नीचे लूजली अरेंज्ड ग्रीन सेल्स होती हैं, जिनके बीच में काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और इनको हम कहते हैं मीजोफिल स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स ये भी ग्रीन सेल्स है, इनको स्पॉन्जी सेल्स बोलते हैं। ऐसे ही करके फिर जाइलम फ्लोएम भी बनेगा, ये है स्पॉन्जी सेल्स। और ऐसे ही करके जाइलम फ्लोएम भी बनता है, और जाइलम फ्लोएम हमें बनाना नहीं है, अभी काम में नहीं लेना है। और नीचे वापस से एपिडर्मिस बनती है, लोअर एपिडर्मिस। ये एनाटॉमी की बातें हैं। अब ये जो पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल, मीजो का मतलब बीच में, फिल का मतलब लीफ। ये लीफ के बीच में प्रेजेंट सेल्स हैं, इनको मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें स्टोमेटा कैसे बनता है। आपको ये वाली लेयर दिखाई दे रही होगी एपिडर्मिस की, अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के नीचे ये पैलिसेड सेल्स भी दिखाई दे रही होंगी। इन दोनों चीजों के ऊपर एक बार गौर करिए। यहां पर जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं वो एक दूसरे से सटी हुई है, एक दूसरे से के पास में अरेंज्ड है, बीच में गैप नहीं है। नीचे जो पैलिसेड सेल्स है उनमें भी गैप नहीं है। जब स्टोमेटा बनने का टाइम आता है तो पहले एपिडर्मिस सेल्स के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है। कैसे गैप क्रिएट होता है, उसके पीछे बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी दो सेल सेलेक्ट करिए और उन दोनों सेल्स के बीच में गैप बनेगा। जिन सेल्स के पीछे गैप बनता है वो सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं कुछ।
ये जैसे गैप बन गया, पहले तो ये सेल्स कंटिन्यू थी, अभी गैप बन गया। इनमें गैप बनने के कारण जो नीचे पैलिसेड सेल्स हैं उनमें भी गैप बन गया। भाई गैप तो बनेगा ना ऐसे करके। और जो स्पॉन्जी सेल्स हैं वो तो पहले से ही काफी ज्यादा दूर दूर भी थी, इनके बीच तो स्पेस होता है, बट ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो आपको यहां पर एक अच्छा खासा गैप दिखाई देगा सेल्स के बीच में। दैट गैप इज नोन एज स्टोमेटल कैविटी। जो सेल्स एपिडर्मिस की एक दूसरे से सेपरेट हुई है वो सेल्स कुछ मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफाई होकर के ये कहलाती हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स आर नथिंग बट द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। तो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है वो गार्ड सेल्स है, स्टोमेटल कैविटी बन जाती है। ये पूरी स्ट्रक्चर को स्टोमेटा कहते हैं। ये ऊपर से देखने पर कैसे दिखता है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी के लिए अपन एक बार ट्रांसपीरेशन पे वापस आते हैं। सो मैं अभी इसी स्ट्रक्चर को सिंपली ऐसे बना रहा हूं कि जैसे ये एपिडर्मिस की सेल्स है, इनके बीच में गैप बन गया और इनके नीचे जो पैलिसेड सेल्स थी इनके नीचे भी गैप बन गया। यह है स्टोमेटा। स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है प्योर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है। इस कुमुलेटिव प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन बेसिकली करवाना जरूरी भी है। यदि ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो रूट से नया वाटर अपटेक नहीं होगा, नए वाटर के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सो ओवरऑल ट्रांसपीरेशन बहुत जरूरी प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है। इससे वाटर का लॉस जरूर होता है बट ये इसेंशियल है। अभी आप डेफिनेशन लिखिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा। It is a vital physiological process. It is a vital physiological process. Next लिखिए, stomata is a Greek term which means mouth. Stomata का मतलब होता है माउथ, ग्रीक टर्म है। स्टोमेटा से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। वाटर का लॉस तो होता है बट CO2 भी तो मिल रही है। लिखिए आप, सिंस प्लांट्स हैव टू अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, सो CO2 uptake is coupled with, so CO2 uptake is coupled with water loss, coupled with water loss. नेक्स्ट मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं, बाद में समझाऊंगा कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कौन सी लाइट में ज्यादा होती है। एक बार के लिए आप लिख के छोड़ दीजिए कि ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, उसके बाद में ग्रीन लाइट, देन उसके बाद में रेड लाइट, BGR। ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन का रहेगा। जस्ट इन केस अगर कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है PSC टाइप की एग्जाम में
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, एंड देन उसके बाद में ग्रीन एंड देन रेड। तो ये तो हो गया अपने पास में किसके लिए, ट्रांसपिरेशन लाइट कौन सी। अब आगे बात करते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, ये चीज हमें समझनी है, आ सकती है। दो चीजें होती हैं, ट्रांसपिरेशन रेशियो और दूसरी है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी, देखना क्या चीज है ये, कैसे अपने को समझनी है। ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए कितना वाटर लॉस करता है। यानी मान लो हम एक टास्क देते हैं C3 प्लांट को कि आपको 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी है, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C3 प्लांट्स कितना वाटर लॉस कर देंगे, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन रेशियो। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन वाटर लॉस एंड CO2 फिक्सेशन। आप लिखिए एक लाइन, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर लॉस to the CO2 uptake. It is the ratio of water loss to the CO2 uptake. CO2 uptake. देखो एक फॉर्मूला है, सिंपल है, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड। ये रेशियो को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। कितना वाटर का लॉस हुआ, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। अभी ना इसका उल्टा कर देंगे, यदि अपन वाटर यूज एफिशिएंसी बन जाएगा, एकदम इसका उल्टा कर दो। क्या करना है, अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड डिवाइडेड बाय amount of water loss, ये हो गया इसका उल्टा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो कि हम ये कहें कि C3 प्लांट्स है और C3 प्लांट्स को 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी है, 1 ग्राम। तो आपको याद रखना है कि C3 प्लांट 400 से 500 ग्राम, 400 to 500 ग्राम वाटर लॉस करते हैं टू फिक्स पर ग्राम CO2। 1 ग्राम CO2 के लिए 400 से 500 ग्राम वाटर। इट मींस आप इमेजिन करो कि बिस्लरी वाली आधी लीटर की बोतल है, उतना पानी उड़ेगा तब जाके 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। सोचो कितना ज्यादा ये इकोनॉमिकली अनफ्रेंडली है। बिस्लरी की आधी बोतल पानी जब उड़ता है तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। क्लियर? अब यही चीज अगर अपन C4 के बारे में बात करें, C4 प्लांट लिटिल बिट बेटर एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, बट 250 से 300 ग्राम वाटर भी कम नहीं होता है। फिर उसके बाद में कैम प्लांट्स आते हैं, ये 50 to 100 ग्राम्स वाटर लॉस करते हैं। हावेवर 50 to 100 ग्राम वाटर भी बहुत ज्यादा है, पर इससे बेटर टेक्निक अभी की डेट में प्लेनेट के ऊपर इवॉल्व नहीं है। ऐसा है कि मिनिमम इतना तो होगा ही होगा। तो इन तीनों के कंपैरिजन में कैम प्लांट्स है वो बेटर प्लांट्स है।
तो हम इनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसपीरेशन रेशियो। अगर हम बात करें C3 प्लांट का सबसे ज्यादा, देन C4 प्लांट का, एंड देन केम प्लांट्स का सबसे कम। अब हमको ये रेशियो जो है वो उल्टा करना है। यदि हम इस रेशियो को उल्टा करेंगे तो C3 प्लांट्स का हो जाएगा 1/500 ग्राम्स। 400 या 500 में से एक ऊपर वाली वैल्यू ले लो। C4 प्लांट्स का हो जाएगा 1/300 ग्राम्स और केम प्लांट्स का हो जाएगा 1/100 ग्राम्स। इसका मतलब यह हो जाता है कि C3 प्लांट्स हैं, उनके वाटर को 1 पार्ट में 500 टाइम्स डिवाइड करना है, यानी कि ये तो बहुत छोटा हो गया। इसलिए C3 प्लांट्स है, उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे कम है। ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। केम प्लांट्स की वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, वो सबसे इकोनॉमिकली वाटर को यूज करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं वाटर को। क्लियर है ये चीज आपको? अब आपको याद कैसे करना है उसका भी मैं एक सिंपल बता देता हूं। ट्रांसपीरेशन रेशियो और वाटर यूज एफिशिएंसी दोनों में सेम चीजें काम आती है, बस रेशियो उल्टा है, तो आपको इन फ्यूचर जाकर के कंफ्यूजन होगा। एक सिंपल सी चीज बताता हूं, याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ भी ये कोई कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। देखो, ट्रांसपीरेशन रेशियो का मतलब है पानी को उड़ाना है, पानी का लॉस करना है, ट्रांसपीरेशन करना है। वाटर यूज एफिशिएंसी यानी वाटर को बचाना है, उसको इकोनॉमिकली यूज करना है। तो अगर हम इस डिवीजन में वाटर को ऊपर रखेंगे तो ऊपर से वाटर जल्दी उड़ जाएगा, और यदि हम इस डिवीजन में वाटर को इस लाइन के नीचे रखेंगे तो वाटर सेव हो जाएगा। मतलब ये एक याद करने का तरीका और कुछ नहीं है। तो ट्रांसपीरेशन रेशियो में वाटर ऊपर होना चाहिए ताकि वो ऊपर का ऊपर निकल जाए, और वाटर यूज एफिशिएंसी में वाटर नीचे होना चाहिए ताकि वो बच जाए। तो ये हुआ हमारे पास में ट्रांसपीरेशन रेशियो एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। चलिए अब हम बात करते हैं एक सिंपल सी। ट्रांसपीरेशन रेशियो इतना ज्यादा क्यों होता है? 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी है, और उस 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतना ज्यादा वाटर क्यों उड़ाना है? तो हम अब हेडिंग डालेंगे, लिखो द लार्ज ट्रांसपीरेशन रेशियो results due to three factors। 3 फैक्टर्स हैं जिनके कारण ट्रांसपीरेशन रेशियो है वो इतना ज्यादा होता है। क्या है वो फैक्टर्स, मैं आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज कि ये है स्टोमेटा। अभी ध्यान से समझिएगा, 3 चीजें समझनी है अपने को। ये स्टोमेटा है, और ये गार्ड सेल्स के बाद ये पैलिसेड सेल्स बन गई, और ये स्पॉन्जी सेल्स है वो बन गई, ऐसे करके। ठीक है, 3 चीजें हैं। हमको ये पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल कैविटी से निकल कर के एयर में जाता है, ये एयर है यहां पे। तो वाटर की मूवमेंट है वो अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रही है एयर में। इसका उल्टा क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से आ रही है इस कैविटी के अंदर, राइट? यही तो प्रोसेस हो रही है। चाहे वाटर की मूवमेंट हो रही हो या कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हो रही हो, दोनों ही मूवमेंट अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रही है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटा में ज्यादा है तो स्टोमेटा से वाटर एयर में जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एयर में ज्यादा है तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ रही है? स्टोमेटा में आ रही है।
कहने का मतलब है कि भाई दोनों ही टाइप की जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रही है। अब बात यह है कि जो वाटर का ग्रेडियंट है, वाटर ग्रेडियंट, इट इज 50 टाइम्स मोर देन CO2 ग्रेडियंट। एक तो रीजन ये है, मैं लिखवा दूंगा ये, अभी लिखना मत, खाली समझो। वाटर का ग्रेडियंट 50 गुना ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रेडियंट से, इसी कारण वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो लार्जर है देन H2O मॉलिक्यूल। पानी की तुलना में, वाटर के तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लार्जर है। लार्ज होने के कारण यह 1.6 टाइम्स स्लोली डिफ्यूज होता है। आई बात समझ में? दूसरी 1.6 टाइम्स स्लो डिफ्यूजन होता है इसका, किसका? CO2 का। फिर एक और चीज समझाता हूं, देखो ये जो ट्रांसपिरेशन रेशियो है उसमें हमें CO2 को फिक्स करवाना है। CO2 फिक्स्ड, हमको कितनी CO2 स्टोमेटा के अंदर आती है वो नहीं लेनी, कितनी CO2 क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाकर के फिक्स हो जाती है वो CO2 लेनी है। वाटर कौन सा लेना है? वाटर लॉस। जो वाटर स्टोमेटा से सीधे चला गया एयर में, हमको वाटर का अमाउंट तो वो लेना है कि कितना अमाउंट स्टोमेटा से कहां चला गया? एयर में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वो लेनी है जो क्लोरोप्लास्ट में जाकर के फिक्स हुई है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये मान लीजिए कोई ग्रीन सेल है, ग्रीन सेल की सेल वॉल है, ये ग्रीन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर ग्रीन सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें स्ट्रोमा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स होने के लिए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को पार करना पड़ेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड यदि फिक्स हो रही है तो उसको 4 लेयर्स पार करनी पड़ रही है, जबकि वाटर का लॉस हो रहा है उसे कोई लेयर पार नहीं करनी पड़ रही। यहां कोई लेयर नहीं है, ये ओपन स्टोमेटा है। ये होता है ट्रांसपिरेशन रेशियो ज्यादा होने का कारण। वापस सुनो फिर मैं लिखवाता हूं। पहला कारण, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटा में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एयर की तुलना में 50 गुना ज्यादा है, तो ये ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग बन रहा है। सेकेंड पॉइंट, CO2 का मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल है तो ये 1.6 टाइम्स स्लो डिफ्यूज होता है। तीसरा पॉइंट, वाटर को स्टोमेटा से बाहर निकलने के लिए कोई लेयर पार नहीं करनी पड़ रही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स होने के लिए पहले ग्रीन सेल की सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ता है, फिर ग्रीन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, फिर क्लोरोप्लास्ट की आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, एंड देन CO2 रीचेज इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और वहां जाकर के उसका फिक्सेशन होता है। अब लिखिए पहला पॉइंट, द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ड्यूरिंग वाटर लॉस is about 50 times larger than the concentration gradient during carbon dioxide uptake. That is, the concentration of H2O is very large in leaf and concentration of CO2 is very less in air. दूसरा point, the CO2 molecule is much slower, the CO2 molecule is much larger, the CO2 molecule is much larger than water molecule, hence it diffuses 1.6 times more slowly
इट डिफ्यूजेज 1.6 टाइम्स मोर स्लोली, ये कम जो है वो स्पीड से जाता है। तीसरा लिखिए, CO2 has to cross many barriers, CO2 has to cross many barriers before it is assimilated in the chloroplast, before it is assimilated in the chloroplast। ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, द सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम। इसका मतलब है कि सॉइल से प्लांट में, प्लांट से एटमॉस्फेयर में वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, उसका एक तरीका है, रास्ता है। तो अपने को कुछ चीजें हैं सिंपल सिंपल डिस्कस करनी है, करते हैं अपन। लेट्स सपोज कि एक प्लांट है और इस प्लांट की ये रूट्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्लांट, ये हो गया एटमॉस्फेयर, और ये है सॉइल। सो बेसिकली प्लांट की बॉडी में वाटर की मूवमेंट सॉइल से प्लांट में, फिर प्लांट में रूट से, स्टेम से, लीफ में, एंड देन एटमॉस्फेयर में होती है। भाई बात तो यही है, डायरेक्शन तो वाटर के मूवमेंट की यही है, सॉइल, सॉइल से रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ, एंड देन लीफ से एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि भाई वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है। हमको अपने ऑस्मोसिस वाले टॉपिक से ये ध्यान रखना है कि वाटर हमेशा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। अगर मैं एक सिंपल वे में बात करूं तो भाई वाटर की डायरेक्शन क्या है, सॉइल टू एटमॉस्फेयर ही तो है। सॉइल से वाटर कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होनी चाहिए, सॉल्यूट पोटेंशियल कहां ज्यादा होना चाहिए, एयर में या सॉइल में? ऑब्वियस सी बात है, सॉइल में। क्यों? क्योंकि वाटर अपनी हाई पोटेंशियल या हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, तो सॉइल से चला जाएगा ये एटमॉस्फेयर में। क्लियर हुआ? अब उसके बाद में छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जैसे जब कभी भी वाटर डेड स्ट्रक्चर्स में मूव करता है, डेड स्ट्रक्चर्स, तो डेड स्ट्रक्चर्स जैसे हो गया सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, डेड स्ट्रक्चर हो गया एपोप्लास्ट, डेड स्ट्रक्चर हो गया जाइलम, ठीक है। ये डेड स्ट्रक्चर्स में जब कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल मूव करता है तो यह नेगेटिव प्रेशर से मूव करता है, इसे खींचा जाता है, एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हम टेंशन, और ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। साथ ही साथ ये जो वाटर का फ्लो रहेगा यहां पे, वो रहेगा बल्क फ्लो। बल्क फ्लो, बल्क फ्लो का मतलब है कि बिना रोक टोक के, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, किसी चीज को क्रॉस नहीं करना है, तो बिना रोक टोक के जब मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज बल्क फ्लो। सॉइल पार्टिकल डेड है तो सॉइल पार्टिकल में जो वाटर की मूवमेंट होगी वो बल्क फ्लो होगी। जाइलम के अंदर भी वाटर की जो मूवमेंट होगी वो भी बल्क फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि डेड स्ट्रक्चर है, कोई रोक टोक नहीं है यहां पे, है ना। तो हमारा पहला पॉइंट तो ये बन गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट समझाता हूं। जब वाटर लिविंग सेल्स में मूव करता है
लिविंग सेल्स में, जैसे मान लीजिए कोई भी लिविंग सेल है, एक ये है, एक इसके नीचे है, तो वाटर लिविंग सेल्स में अपने ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से मूव करता है। ग्रेडियंट डिफरेंस, ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से मूव करने का मतलब कि लोअर सेल में वाटर पोटेंशियल हाई है, अपर सेल में वाटर पोटेंशियल लो है, तो वाटर अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन चला गया है, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट डिफरेंस। ऐसे मूव करेगा वाटर। देन उसके बाद में अल्टीमेटली वाटर कभी ना कभी कहां पहुंचेगा, स्टोमेटा कैविटी में पहुंचेगा। ये लेट सपोज कि स्टोमेटा कैविटी है। स्टोमेटा की कैविटी के बाहर कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को एयर में जाना है तो बिना किसी रोक टोक के जाएगा, इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। तो वाटर का मॉलिक्यूल स्टोमेटल कैविटी से एयर में जब जाएगा तो वो सिंपली डिफ्यूज हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाटर का मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पास में सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम कि प्लांट की बॉडी में वाटर कैसे मूव करता है, सॉइल में कैसे करता है, एयर में कैसे जाता है। ऑलवेज रिमेंबर वाटर वहीं जाएगा जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। सो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन किसकी कम है, वाटर के, एयर की कम है। चलिए अब लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं आपसे। लिखो, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, from the soil through the plant to the atmosphere. That is, it is the path of water movement. ये water movement का path है। Next point. In the soil and the xylem, liquid water moves by bulk flow. Liquid water moves by bulk flow, bulk flow से मूव करेगा in response to a pressure gradient. Next point. Since both soil particles and xylem cells, since both soil particles and xylem cells are dead structures, so when water is pulled by dead structure without crossing any membrane, it is known as bulk flow. Next, when the liquid water is transported across the membrane, in the living cells, the driving force is the water potential difference. The driving force is the water potential difference across the membrane. Next point लिखिए, when the water reaches in the stomatal cavity, there is no any membrane, and the water simply diffuse into the air. Next point, the key element in the transport of water from soil
from soil to the leaves is the generation of a negative pressure within the xylem, which is known as tension. तो मतलब जो इसके पीछे ओवरऑल प्रोसेस है, वो ओवरऑल प्रोसेस एक नेगेटिव प्रेशर है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. एट द अदर हैंड. अच्छा, एक बार लिखना बंद करो, मैं एक चीज समझाता हूं आपको. ठग ऑफ वॉर किसे कहते हैं पता है? ठग ऑफ वॉर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई के अंदर भी अपना फायदा करता है. तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ठग ऑफ वॉर. बेसिकली ठग ऑफ वॉर एक रस्सा कस्सी वाला गेम होता है. वो है कि एक तरफ कुछ लोग हैं जो रस्सी को खींच रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी टीम के लोग हैं वो रस्सी को खींच रहे हैं. तो रस्सी को खींचने वाला जो ये पुलिंग वाला गेम है, दैट गेम इज नोन एज ठग ऑफ वॉर. ठीक है. अब यहां एक प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के देखते हैं. इस सॉइल के अंदर कैपिलरी फोर्स है. कैपिलरी फोर्स, और ये कैपिलरी फोर्स वाटर को खींच रहा है अपने पास, ये जाने नहीं दे रहा. और एक इधर ट्रांसपीरेशन फोर्स है. ट्रांसपीरेशन फोर्स ये वाटर को ऊपर खींच रहा है. तो जो कैपिलरी फोर्स है वो वाटर को नीचे खींच रहा है, ट्रांसपीरेशन फोर्स वाटर को ऊपर खींच रहा है. इसी चीज को बोलते हैं ठग ऑफ वॉर. अब लिखिए. एट द अदर हैंड, एट द अदर हैंड, एट द एंड ऑफ प्लांट, एट द एंड ऑफ प्लांट, soil water is held by capillary forces. This results in tug of war. This results in tug of war. Next point. Water loss is also regulated by some pathway resistance. Water loss is also regulated by some pathway resistance. देखो, वाटर के लॉस को रोका भी जा सकता है, कुछ कोशिश की जाती है बाय द प्लांट. दो तरीके हैं, समझाता हूं आपको. पहला है लीफ स्टोमेटल रेजिस्टेंस. लीफ स्टोमेटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. कि जब जरूरत है तब स्टोमेटा खोल लिए, जब जरूरत नहीं है स्टोमेटा बंद कर दिए. तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, वह कहलाता है लीफ स्टोमेटल रेजिस्टेंस. एक तो ये तरीका है पानी को बचाने का. दूसरा एक तरीका है बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस. बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस. देखिए ये बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस क्या है. मैंने आपको ये बताया है कि एक लीफ के बाहर एयर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तभी तो वाटर बाहर जाता है अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. यही तो बात चल रही है. स्टोमेटा में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एयर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए वाटर जा रहा है बाहर. क्लियर हो गया ये? सो यहां पर अगर वाटर की लेयर बन जाए, कैसे बनेगी? जब एयर फ्लो कम होता है, हवा नहीं चल रही है,
एकदम रुकी हुई है, इसे बोलते हैं स्टिल एयर, रुकी हुई हवा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। इमेजिन करो कि कभी ऐसा समय आया दिन में कि बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर का लॉस होगा वो लीफ के जस्ट ऊपर जाके एक लेयर बन जाएगी। लेट्स सपोज मेरा हाथ एक लीफ है और यहां पर जब वाटर के मॉलिक्यूल्स लीफ से बाहर आएंगे तो मेरे हाथ के एकदम ऊपर हवा में वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर बन जाएगी, क्योंकि हवा चल तो रही नहीं है, तो ये लेयर वाटर के मॉलिक्यूल की लीफ के जस्ट ऊपर रहती है। इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर, ये कहलाती है बाउंड्री लेयर। ऐसा होने के कारण लीफ के जस्ट ऊपर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई तो वाटर क्यों जाएगा बाहर, है ना, इसलिए वाटर का लॉस कम होता है। आई बात समझ में आपको? तो ये है बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस। गॉट इट? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब हवा चलती है तो उस समय कैसे, क्या फर्क पड़ता है ट्रांसपिरेशन पे। स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर का मतलब स्टोमेटा कॉम्प्लेक्स जो होता है, और ट्रांसपिरेशन देखते हैं, इस हैंड पे लेते हैं ट्रांसपिरेशन। अब चीज समझिए, अगर हवा चलती रहेगी तो स्टोमेटा जो है उससे वाटर का लॉस होता रहेगा। स्टोमेटा, ये हम बाउंड्री लेयर की बात कर रहे हैं। पानी बाहर निकला, हवा से हट गया, तो यहां वापस वाटर कंसंट्रेशन कम हो गई, फिर पानी निकलेगा, फिर हट जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है मूविंग एयर के अंदर, मूविंग एयर। लेकिन जब स्टिल एयर है, हवा रुकी हुई है, एक बार तो वाटर का लॉस होगा लेकिन बाद में वाटर का लॉस नहीं होगा। स्टिल एयर, वाटर का लॉस नहीं हो रहा तो स्टोमेटल अपर्चर जो है वो वाटर का लॉस नहीं करेगा, ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा मतलब। तो ये हो गया हमारे पास में दो मैकेनिज्म जिनसे रुकता है वाटर लॉस। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, कुछ फैक्टर्स तो देखो प्लांट के खुद के हैं, उनको तो हम बोल सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर्स बाहर के हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, नंबर ऑफ लीव्स। लीव्स का जितना ज्यादा नंबर होगा उतने ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने की चांस है। दूसरा है नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जितने ज्यादा होंगे ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा। तीसरा है साइज ऑफ लीफ। चौथा है प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एटसेट्रा, ये सब प्रेजेंट होते हैं। देन एक और है प्रोसेस लाइट सप्लाई। लाइट कितनी आ रही है वो भी मैटर करता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर कितना है, तो उस पे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वाटर लॉस कम होगा। एयर में ऑलरेडी वाटर ज्यादा है तो वाटर लॉस कम होगा। उसके बाद एक है विंड, हवा कैसी चल रही है डिपेंड करेगा, और
एक है वाटर अवेलेबिलिटी। ये सारे फैक्टर हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब इनमें एक एक करके बात करते हैं। जितना ज्यादा लीफ का नंबर होगा ट्रांसपीरेशन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्टोमेटा का नंबर होगा ट्रांसपीरेशन उतना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी उतने ज्यादा स्टोमेटा उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन। अगर क्यूटिकल ज्यादा है, थिक है, तो ट्रांसपीरेशन कम होगा। लाइट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले जैसे लाइट आएगी तो ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, फिर बाद में वापस कम हो जाएगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि एक बार टेम्परेचर बढ़ने पर ट्रांसपीरेशन बढ़ता है फिर कम हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विंड से सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। एक बार तो जब हवा चलेगी तो ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, पर हवा कंटिन्यू चलती रहेगी तो ट्रांसपीरेशन वापस कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि अगर गुड अवेलेबिलिटी है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, और अगर वाटर स्ट्रेस है तो ट्रांसपीरेशन कम होगा। तो ये सारी चीजें ही तो हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है, अब आगे अपन 3 ग्राफ की बात करते हैं। सिंपल से ग्राफ है। क्या करना है इनके अंदर देखिए, एक तरफ हमको लेना है टेम्परेचर, एक तरफ लेना है विंड वेलोसिटी, एक तरफ लेना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरी तरफ लेना है ट्रांसपीरेशन रेट। ठीक है, ये लेना है। अब टेम्परेचर का समझिए। जैसा मैंने अभी बोला आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक बार तो ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, पर अभी भी टेम्परेचर ज्यादा है तो प्लांट को स्ट्रेस आ जाएगा, और स्ट्रेस में प्लांट अपने स्टोमेटा बंद कर लेगा, तो टेम्परेचर में ऐसा आएगा। विंड वेलोसिटी के अंदर जितनी ज्यादा हवा चलेगी एक बार ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा। अब हवा में भी तरीका है हवा का। एक तो हवा जो है वो कम अमाउंट में है और कम स्पीड से चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। एक आंधी तूफान आ जाए वैसे हवा चल रही है, तो मैटर करता है। फिर ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी कम होती है ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है ट्रांसपीरेशन कम होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए ट्रांसपीरेशन बंद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अगर लीफ के बाहर ज्यादा है तो क्यों बिना मतलब के ट्रांसपीरेशन करना है। तो ये हुआ हमारे पास में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टोमेटल बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है, ब्लू लाइट रेस्पॉन्स कैसे आता है, कब स्टोमेटा जो है वो खुलते हैं ब्लू लाइट में, कौन कौन से इनहिबिटर केमिकल्स हैं वो स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इफेक्ट करते हैं। तो तब तक के लिए आप ये पढ़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी अपन।